जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं आज हम लोग जो पढ़ेंगे वायुमंडल पर। देखिए वायुमंडल होता क्या है, वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया, ये सारी चीज़ें हम लोग आज इस वीडियो में समझेंगे। देखिए वायुमंडल होता क्या है समझते हैं। पृथ्वी के जो चारों ओर जो वायु की परतें होती है, पृथ्वी के चारों ओर जो वायु की परतें होती है उसी को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल को तो वैसे तो 5 भागों में बांटा गया है, जैसे कहा जाता है क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल। ये 5 भागों में बांटा गया है, लेकिन आज हम लोग समझेंगे इसे 2 भागों में बांटा गया और किस प्रकार बांटा गया। सममंडल क्या होता है और विषममंडल क्या होता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। देखिए सममंडल, इसे 2 वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है सममंडल, दूसरा होता है विषममंडल। सममंडल किसे कहते हैं, तो सममंडल उसे कहा जाता है जिसमें भारी गैसों की अधिकता पाई जाती है, उसी को सममंडल कहा जाता है। यह मंडल जो होता है 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। यह मंडल कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, तो यह मंडल जो होता है 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। और इस मंडल के अंतर्गत तीन परतें आती हैं, और 3 परतों में वह कौन सी परतें हैं, तो क्षोभ, समताप और मध्य, ये 3 मंडल आते हैं जो हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं। तो ये 3 मंडल आते हैं, किस में आते हैं, तो ये जो होता है सममंडल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जो होता है, यह जो होता है 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है सममंडल। और विषममंडल जो होता है, यह जो होता है 80 किलोमीटर के बाद से पाया जाता है विषममंडल। और विषममंडल में हल्की गैसों की अधिकता पाई जाती है। हल्की गैसों की अधिकता पाई जाती है, जैसे समझते हैं, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम। अब सममंडल की बात करें, अगर हम सममंडल में कौन कौन सी, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, यह जो होता है सममंडल के अंतर्गत आते हैं या सममंडल में पाए जाते हैं। और यह जो होता है 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसमें क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल आते हैं। दूसरा जो होता है हमारा विषममंडल। अब विषममंडल में जो है, यह जो होता है 80 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद या 1000 किलोमीटर की ऊंचाई के आसपास तक पाया जाता है विषममंडल। अब विषममंडल में 2 परतें आती है, जिसे हम लोग आयन मंडल और बहिर्मंडल कहते हैं। आयन मंडल और बहिर्मंडल को मिला दिया जाता है तो उसे आयतन मंडल भी कहते हैं या ताप मंडल भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप लोग इसे समझिए, ये इसे 2 भागों। अब इसे बांटा किसने, वह कौन से ऐसे भूगोलवेत्ता थे या वह कौन से ऐसे भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने वायुमंडल को 2 भागों में बांटा, सम और विषम में। तो सम में जो बांटा गया और विषम में जो बांटा गया, इसके अंतर्गत कई लोग आते हैं, जैसे बेरी जो होता है, इन्होंने इसे बांटा। चोरले, यह जो होता है, चोरले भी वायुमंडल को जो होता है 2 भागों में बांटा, सम और विषम में। एक आते हैं स्ट्राटर, यानी कि स्ट्राटर आते हैं, यह भी जो होता है वायुमंडल की परतों को 2 भागों में बांटा, सम और विषम। ये सारी चीज़ें होती हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है या सूर्य से जो प्रकाश आता है, वह कितना पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, प्रकाश की चाल कितनी होती है, या फिर हम कहते हैं सूर्यतप किसे कहा जाता है, एल्बिडो क्या होता है, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग इसी में डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद देखिए समझते हैं एल्बिडो होता है, समझते हैं सबसे पहले सूर्यतप कहते हैं। सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा होती है, ये यूनिट में आती है या प्रतिशत में आती है, तो उसी को हम लोग सूर्यतप कहा जाता है। तो सूर्यतप किसे कहते हैं, सूर्य से आने वाली विकिरण ऊर्जा को सूर्यतप कहा जाता है। सूर्यतप किसे कहते हैं, तो सूर्य से आने वाली विकिरण ऊर्जा को हम लोग सूर्यतप कहते हैं, ये होता है सूर्यतप। उसके बाद जो होता है, अब देखिए पृथ्वी पर जब ये आती हैं, पृथ्वी पर अब ये आती हैं, तो डायरेक्ट तो ये पृथ्वी पर आएंगे नहीं। सूर्य का प्रकाश जो ये डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं आता है, समझिए। यह जो होता है, यह जो होता है, यदि सूर्य से 100 यूनिट ऊर्जा चलती है, तो यदि सूर्य से 100 यूनिट ऊर्जा चलती है तो उसमें से 27 यूनिट ऊर्जा बादलों द्वारा परावर्तन कर दिया जाता है या परावर्तित हो जाती हैं, यानी कि वापस चली जाती हैं। कहाँ पर, अंतरिक्ष में बचती हैं कितना, और उसमें उसके बाद होता है 6 यूनिट ऊर्जा जो होता है वायुमंडल द्वारा परावर्तन, और 2 यूनिट ऊर्जा जो होता है वायुमंडल में उपस्थित धूलकण द्वारा जो होता है इसका परावर्तन हो जाता है। कहाँ पर, वायुमंडल अर्थात अंतरिक्ष में। तो ये पृथ्वी पर बिना आए हुए, सूर्य की जो किरण पृथ्वी पर बिना आए हुए 35 यूनिट ऊर्जा का परावर्तन हो जाता है। इसी को हम लोग एल्बिडो कहते हैं। एल्बिडो किसे कहा जाता है, जो सूर्य से प्रकाश या ऊर्जा या यूनिट आती है और पृथ्वी को प्राप्त नहीं है, तो अब पृथ्वी के आने से पहले उसका परावर्तन हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं एल्बिडो। तो एल्बिडो समझ में आएगा होगा। एल्बिडो किसे कहते हैं, सूर्य से जो किरणें आती हैं, देखिए जो सूर्य से किरणें आती हैं और वो जो होता है पृथ्वी को प्राप्त नहीं होती हैं, वह वायुमंडल बादल एवं वायुमंडल उपस्थित धूलकण के द्वारा उसका परावर्तन हो जाता है, उसी को कहा जाता है एल्बिडो। समझिए आप, एल्बिडो समझ में आया कि नहीं, एल्बिडो समझ में आया कि नहीं, उसी को कहा जाता है एल्बिडो, जो प्रकाश
का परावर्तन हो जाता है पृथ्वी पर बने। अब देखिए बचती है 35 यूनिट ऊर्जा का तो परावर्तन हो जाता है, इसी को एल्बिडो कहा जाता है। एल्बिडो के बाद जो होता है अब समस्या उठती है कि जो 65 यूनिट ऊर्जा बचती है उसमें से 14 यूनिट ऊर्जा बादल उसे अवशोषित कर लेते हैं। बादल क्या करते हैं, उसे अवशोषित कर लेते हैं। बादल उसे अवशोषित कर लेते हैं। कितना, तो 14 यूनिट ऊर्जा जो होता है बादल उसे अवशोषित कर लेते हैं। बचता है 51 यूनिट ऊर्जा। तो 51 यूनिट ऊर्जा में ही पृथ्वी को प्राप्त होती है। इसी को पृथ्वी का ऊष्मी बजट या ऊष्मा बजट कहा जाता है। तो पृथ्वी को ऊष्मा बजट किसे कहा जाता है, तो जो सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा होती है और जो पृथ्वी को प्राप्त होती है, पृथ्वी को जो प्राप्त होती है उसी को कहा जाता है, पृथ्वी का ऊष्मी बजट कहा जाता है। ऊष्मी बजट कहा जाता है, पृथ्वी का ऊष्मी बजट कहा जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद जो होता है वायुमंडलीय दाब क्या होता है, इसके बाद जो होता है वायुमंडलीय दाब क्या होता है ये भी समझते हैं। देखिए प्रत्येक वायुमंडलीय दाब क्या होता है, प्रत्येक वस्तुओं पर लगने वाला दाब को, प्रत्येक वस्तुओं पर लगने वाले दाब को वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। देखिए वायुमंडलीय दाब होता क्या है, वायुमंडलीय दाब होता क्या है, वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं और वायुमंडलीय दाब का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग समझेंगे। देखिए वायुमंडलीय दाब कहते किसे, वायुमंडलीय दाब पृथ्वी पर जो सारी वस्तुएं होती हैं उस पर वायुमंडलीय दाब लगता है। तो पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तुओं पर वह दाब जो वायुमंडल दौरान लगाया जाता है उसी को वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। यह वायुमंडल, जैसे हमारे ऊपर कोई दाब है नहीं है लेकिन वायुमंडलीय दाब है हमारे ऊपर कौन सा दाब है, तो हमारे ऊपर वायुमंडलीय दाब है। अब ये हमें आभास नहीं होता, जैसे तालाब में मछलियों पर पानी का भार होता है, उन्हें आभास तक नहीं होता, वह तेज़ी से आगे बढ़ती हैं। तो ठीक उसी प्रकार हमारे ऊपर कई मिलीबार जो है वायुमंडलीय दाब है, जो हमें आभास नहीं होता और हमें चलने फिरने में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है। यही होता है वायुमंडलीय दाब। अब वायुमंडलीय दाब को नापा किससे जाता है, तो इसे नापा जाता है बैरोमीटर से। तो इसे नापा जाता है बैरोमीटर से। बैरोमीटर की खोज जो होता है सन 1643 या 44, कहीं पर 43 कहीं पर 44 मिलेगा आप लोगों का, आविष्कार जो होता है टार्सेली ने किए थे। तो वायुमंडलीय दाब का बैरोमीटर की जो खोज बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया है, तो वह टार्सेली ने की है। तो टार्सेली ने कब किए, तो कहीं पर आपको 1643 तो कहीं पर 1644 ईस्वी में मिलेगा। तो ये अलग अलग किताबों अपना अलग अलग आंकड़ा दिया रहता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब बैरोमीटर होते हैं मुख्यतः 5 प्रकार, लेकिन हम लोग समझेंगे इसमें केवल 2 प्रकार के। तो कौन कौन से 2 हैं, तो एक होता है 14 होता है, एक होता है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड जो होता है उसे हम लोग कहते हैं, जो एंड्रॉयड बैरोमीटर होता है उसे हम लोग अल्टीमीटर भी कहते हैं। अल्टीमीटर का उपयोग वायुयान की ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है, अर्थात उसका उपयोग जो होता है ऊंचाई ज्ञात करने के लिए किया जाता है, अल्टीमीटर का उपयोग। जबकि 14 बैरोमीटर का उपयोग जो होता है हम लोग वायुमंडलीय दाब ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो खोज और आविष्कार में ये सारी चीज़ें होती हैं। देखिए खोज क्या होता है, जो ब्रह्मांड में जो चीज़ें उपस्थित है उसे खोज कहते हैं। आविष्कार में जैसे किसी चीज़ का, नई चीज़ का आविष्कार किया जाता है, बनाया जाता है, तो उसे आविष्कार कहा जाता है, जो वायुमंडल में या जो ब्रह्मांड में उपस्थित नहीं होता है। तो अब ब्रह्मांड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसका आविष्कार नहीं किया गया, इसकी खोज की गई क्योंकि यह ब्रह्मांड में उपस्थित है। और जबकि जो यह कैमरा है जिसे हम आप लोगों को माध्यम से पढ़ा रहे हैं, कैमरा और ये लाइट, ये क्या होता है, ये आविष्कार किया गया, इसे ये वायुमंडल में या ब्रह्मांड में उपस्थित नहीं है, इसे किसी न किसी वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब समझते हैं जो होता है, जो 14 बैरोमीटर होता है उसमें जो होता है पारा लगा रहता है और इससे जो होता है वायुमंडलीय दाब ज्ञात किया जाता है। इसके 3 केस होते हैं। फर्स्ट होता है जब बैरोमीटर का पारा नीचे तेज़ी से गिरने लगता है तो उसमें आंधी तूफान आता है। आंधी तूफान क्या आता है जब बैरोमीटर का जो पारा होता है तेज़ी से नीचे गिर जाता है, तो उसमें जो होता है आंधी तूफान, ऐसे कुछ अचानक हवाओं का चलना होता है, तूफान, चक्रवात, ये सारी के ये सूचना प्रदान करता है। और जो बैरोमीटर लगाया जाता है ये समुद्र तल पर लगाया जाता है, क्योंकि समुद्र तल पर इसलिए लगाया जाता है वायुमंडलीय दाब समुद्र तल पर अधिक होता है और समुद्र तल की ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब जो होता है कम होता चला जाता है। जैसे अगर हम लोग बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर जाएंगे
तो वहाँ पर हमारे नाक से ब्लड यानी कि हम लोगों को नाक से ब्लड आने लगता है। यह इसका सबसे बड़ा कारण होता है वायुमंडलीय दाब, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पर वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण ऐसी समस्याएं होती हैं। देखिए यहाँ पर वायुमंडलीय दाब क्या है, सही है। तो इस प्रकार हमें जो है यहाँ पर जो सही है, इस प्रकार हम यहाँ से हमें कोई समस्या नहीं होती है। तो ठीक, तो यह हमारा फर्स्ट केस हो जाता है कि जब जब 14 बैरोमीटर का यानी कि जब बैरोमीटर का पारा तेजी से नीचे गिरता है तो इससे आंधी तूफान चक्रवात आने की संभावना होती है या आता भी है, यह सूचना सही होता है। और बैरोमीटर जो होता है हमेशा समुद्र तल पर लगाया जाता है वायुमंडलीय दाब अधिक होने के कारण। दूसरा केस जो होता है इसमें होता है, तो यह जो होता है दूसरे केस में क्या होता है, जब बैरोमीटर में पारा होता है, पारा जब धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है तो बारिश होने की संभावना होती है या बारिश होती है, बारिश होने की संभावना होती है या बारिश होती है। तीसरा जो केस होता है जब इसमें बैरोमीटर में लगा पारा जब धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है, तो बैरोमीटर में जो लगा पारा धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है तो वह हमें यह सूचना देता है मौसम साफ होने अर्थात मौसम स्वच्छ होने का यह सूचना देता है। अर्थात इससे जो होता है वायुमंडलीय दाब का ज्ञान। अब हमारे वायुमंडलीय दाब जो होता है कितना है, तो जो वायुमंडलीय दाब होता है वह 1013.23 मिली बार होता है और वायुमंडलीय दाब को हम लोग मिली बार में मापते हैं। अब देखिए 600 फीट की ऊंचाई पर जाने पर 600 फीट की ऊंचाई पर जाने पर 34 मिली बार वायुमंडलीय दाब में कमी दर्ज की जाती है। ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।